हेलो फ्रेंड्स, मैं कैश आलम सामर्थ आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं पिछले 12-13 वर्षों से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कराते आ रहा हूं और अब मैं इस सामर्थ आईएएस पे भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। इस सामर्थ आईएएस प्लेटफॉर्म के संस्थापक डॉक्टर एसएल सर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं आप लोगों के लिए, और ये उन्हीं की प्लान है कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स को डिजाइन किया जाए ताकि दूर दराज में बैठे बच्चे जो ऑफलाइन में नहीं आ सकते वो ऑनलाइन का बेहतर तरीके से फायदा उठा सके। मैं इस मंच से आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक? तो थोड़ा सा जान लीजिए कि भारतीय इतिहास को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो वो तो बात होगी ही। मैं एक थोड़ा सा व्यू देना चाहता हूं कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें और उसमें भी अगर हम प्रीलिम्स की बात करें यानी पीटी एग्जाम की बात करें, तो हमारे इस लेक्चर से यानी सामर्थ आईएएस के जो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस पे, उस लेक्चर के माध्यम से क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर हम आईएएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो इस एग्जाम में अप्रोक्स मानकर चलिए कि 15 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। वो कभी 12 भी हो जाता है, कभी 13 भी हो जाता है, ठीक, कभी 15 हो जाता है। तो 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिलेंगे। और अगर हम उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस की बात अगर मैं करूं, तो यहां से लगभग 25 से 27 क्वेश्चन हर साल आपको इंडियन हिस्ट्री से होते हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं, अगर बीपीएससी की मैं बात करूं, तो यहां से 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे हिस्ट्री से आते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से आप तीनों एग्जाम को, और भी एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन ये तीनों जरा मेजर थोड़ा सा है, खूब ज्यादा हमेशा लगातार हो रहा है और बच्चे भी इसमें ज्यादा बैठते हैं, इसलिए मैं ये तीनों के बारे में बता रहा हूं कि यहां से इतने क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से आप कर सकते हैं। ठीक, हमारा एक तरीका होगा पढ़ाने का आपको। जब मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, आप देखोगे लेक्चर देखोगे कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि राजा रानी की कहानी, और वो लोग क्या करते हैं कि शासकों का नाम लेते हैं और शासक ने क्या क्या किया बस यही करके खत्म कर देते हैं। चलो, इससे एसएससी और वनडे के एग्जाम में तो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर यूपी पीसीएस की बात करूं, बिहार की बात करूं या आईएएस की बात करूं, तो सिर्फ ये पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन आजकल सिविल सर्विसेज में आते नहीं है। वहां आपको कल्चरल हिस्ट्री देखना होगा, वहां आपको इकोनॉमिकल हिस्ट्री देखना होगा, वहां आपको रिलीजियस हिस्ट्री देखना होगा। तो उस पर जब तक आप फोकस नहीं करोगे ना, तब तक आपसे नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं पॉलिटिकल तो बताऊंगा ही। पॉलिटिकल कहने का मतलब कि अगर जैसे हम सपोज डेट की मौर्य काल पढ़ा रहे हैं, तो मौर्य काल के जितने प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल देंगे ही कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, बिंदुसार ने क्या किया। इन सब का डिटेल देने के बाद, क्योंकि इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, इससे आपको एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि हाँ, ये शासक ने ऐसा किया, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, मजा आएगा इसमें, ठीक। और आमतौर पर टीचर यही पढ़ाकर छोड़ देते हैं, इसीलिए आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं पाता। तो ये तो करेंगे ही, इसके अलावा हम आपको अलग से करेंगे। जैसे मौर्यों के अगर हम बारे में देखें तो उनका सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास, सामाजिक इतिहास पर पूरा डिटेल चर्चा किया जाएगा कि क्या चेंजेज हुआ, मौर्यों से पहले क्या स्थिति थी और मौर्यों के समय में क्या स्थिति हुई, और फिर आगे उसको हम चेंजेज, यानी अगर एक दूसरे से करेक्ट न करेंगे तो फिर क्वेश्चन आईएएस के बनने वाले बिल्कुल नहीं है। तो सोशल हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। सोशल हिस्ट्री के बाद में इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब जानते हैं इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जैसे राज सर कहते भी हैं कि बिना अर्थव्यवस्था के कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सही कहते हैं। जब से इस धरती पर जीवन है ना, तब से इकोनॉमी है, खाली रूप बदलता है। कभी बार्टर सिस्टम था, कभी मनी सिस्टम है ना, लेकिन है जरूर। खैर, तो इकोनॉमी जब तक नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। यही वो चीज है ना जो बताएगा कि मौर्य मजबूत थे कि कमजोर थे। बात समझ रहे हैं ना? तो इस पे तो फोकस करना ही है, इसको बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इकोनॉमी के बाद में हम थोड़ा सा रिलीजियस पे देखेंगे, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी रिलीजियस हिस्ट्री की बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग एक देखेंगे कला, मौर्यों की कला। आजकल आईएएस में आप देखोगे तो सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक बात है। तो कला के संदर्भ में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब, अब जैसे अशोक स्तंभ पढ़ना है, अब सिर्फ ये पढ़ लिए कि सारनाथ का अशोक स्तंभ अशोक ने बनवाया। भाई, सारनाथ का अशोक स्तंभ कितने खंडों में है, इसकी क्या विशेषता है, आपको पता होना चाहिए कि एक शेर बैठा है तो उसका मतलब क्या है, 4 बैठे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका जो पोस्चर है उसका मतलब क्या है। ये सब अशोक ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया था। खैर, तो कला देखने के बाद में अब इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट हम लास्ट में करेंगे पीवाईक्यू।
पीवाईक्यू ये होगा कि पिछले साल में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वो सब मैं क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा कंप्लीट। जैसे मान लो कि मौर्य काल पढ़ाया तो मौर्यों का पॉलिटिकल बता दिया, सोशल बता दिया, इकोनॉमिक बता दिया, रिलीजियस बता दिया, आर्ट बता दिया, कला बता दिया। फिर इसके बाद में अब तक आईएएस में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, पीसीएस में मौर्यों से जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। क्लियर बात? अब इतना करने के बाद में आप ही जरा सोचो कि कुछ बचने की संभावना है? बिल्कुल नहीं बचेगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से यहाँ आएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्य आईएएस से आप लोग जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित कराएं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। अगली क्लास हमारी जब रेगुलर शुरू होगी तो उसमें हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कि विजय हेडिंग डालिए। बंगाल पर अंग्रेजी विजय, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय, बंगाल पर विजय। अब सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा ये सोचे कि क्या कारण था इस समय बंगाल को जीतने का, है ना? तो उसके दो कारण आपको मिलेंगे, एक तो देसी और दूसरा विदेशी। देखो आधुनिक भारत में ना एक भी ऐसी घटना भारत में नहीं है जो विदेश से प्रभावित नहीं हो। सारी पटकथा यूरोप में लिखी जाती थी और उसको यहां पे फिल्माया जाता था। बात समझ रहे हो ना? यानी इसके डायरेक्टर बैठे हुए हैं यूरोप में, है ना? और फिर यहां पे सब संघर्ष हो रहा है। तो पहले हम लोग जरा ये सिर्फ चर्चा करें, एकदम खूब ध्यान से आप लोग सुनिएगा, लिखना उखना बंद कीजिए। ये है भारत और भारत में ये है बंगाल, मान लीजिए। और बंगाल में यहां पे एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट विलियम, कलकत्ता, फोर्ट विलियम। और इसी कलकत्ता के बगल में यानी इसी बंगाल में एक और जगह था जिसका नाम था चंद्रनगर। चंद्रनगर बहुत परेशान कर रहा है सब, रोज करता है क्या इस समय? आज ही कर रहा है, हम ही से दुश्मनी है इसको। चंद्रनगर, और चंद्रनगर किसकी बस्ती थी? फ्रांसीसियों की। और फोर्ट विलियम किसकी है? अंग्रेजों की। क्लियर है? अब यहां पे देखो, मेरा यह प्रश्न है कि आखिर अंग्रेज दक्षिण भारत से निकलकर बंगाल गए क्यों? वो सब, जबकि जितने यूरोपियंस आप देखे हो ना, मैं बता चुका हूं कि जितने यूरोपियंस आए थे वो सब किधर आ रहे थे? दक्षिण भारत, क्योंकि समुद्री रास्तों के किनारे, तो इसलिए कोई केरल में, कोई गुजरात में, कोई इधर है। लेकिन ये अंग्रेज यहां से निकलकर किधर चले गए? बंगाल चले गए। और इन लोगों ने सोचा कि सबसे पहले बंगाल पे ही कब्जा किया जाए। तो प्रश्न ये उठता है कि बंगाल पर ही क्यों? आखिर अंग्रेजों ने भारत विजय की शुरुआत बंगाल ही क्यों किया? क्लियर है? कुछ तो कारण होगा इसमें बंगाल विजय करने के पीछे। यही बात मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। तो देखो, नंबर 1, बंगाल आप देखोगे तो एक तो समुद्र के किनारे है, दिख रहा है? तो समुद्र के किनारे होना भी बंगाल जीतने के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि इस समय सी रूट का महत्व ज्यादा है। अंग्रेज भी, चाहे जितने यूरोपियंस आए थे, सब कैसे आए थे? सी रूट के माध्यम से आए थे। नहीं, अब आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, अगर समुद्री रास्ता अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है समुद्र के किनारे, तो इनसे नजदीक तो ये था, क्योंकि इधर से तो आएंगे ये लोग, ऐसे आ रहे हैं, तो इनसे नजदीक ये था, या फिर ये गुजरात था, तो फिर यहां जाने की क्या जरूरत थी? और यहां तो इनको जाने के लिए इधर से घूमकर भी जाना पड़ेगा, तो समय भी ज्यादा लग रहा है और खर्चीला हुआ, फिर क्यों? ठीक, तो इसलिए ये कमजोर कारण है। लेकिन फिर भी एक कारण है समुद्र का किनारा, क्योंकि अंग्रेज उन्हीं जगहों पे अपनी बस्तियां स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जहां से आसानी से माल को लंदन भेजा जा सके और वहां से माल को भारत लाया जा सके, क्योंकि सी रूट था। तो समुद्र का किनारा एक कारण तो है। दूसरी बात, एक बात बताओ, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अपना दुकान कहां खोलना चाहोगे? जहां कस्टमर ज्यादा होंगे, मार्केट जहां का बेहतर होगा, जहां की क्रय शक्ति ज्यादा बेहतर होगी। अब जैसे देखो, सारे संस्थान दिल्ली में, यहां मुखर्जी नगर में क्यों खोलना चाहते हैं?
क्यों? एक तो विभिन्न राज्यों के सारे स्टूडेंट यहां पे मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात, यहां जो विद्यार्थी आ गया ना, उसका क्रय शक्ति बेहतर होता है। कॉमन सेंस। दिल्ली कोई आया है 1000 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए, इसका मतलब कि पॉकेट में पैसा तो है। या ऐसे ही पिताजी ने ट्रेन पकड़ा दिया कि जाओ पढ़ ले दिल्ली में। आने का सीधा मतलब है कि कम से कम 10,000 रहने का, खाने का, कोचिंग का देने का पैसा आपके पास है, तभी तो आए हो। नहीं तो कोचिंग वालों को मुखर्जी नगर में क्या लगता है कि यहां जो बच्चा आए मतलब वो पैसा दे देगा। नहीं, 20,000 दे सकता है, 25,000 दे सकता है, मतलब जितना मांगेगा उतना दे सकता है। लेकिन वही विद्यार्थी जो बिहार से आया है यहां पे, यूपी से आया है यहां पे वो 20,000 रुपया दे देता है। लेकिन अगर हम पटना लेकर चले जाए अपने संस्थान को, इलाहाबाद लेकर चले जाए, और वही विद्यार्थी वहां पे अगर 10,000 में रखो तो 10,000 भी नहीं देगा। मालूम है ना आपको? 5,000 के गारे सर बहुत बुरी स्थिति है, क्या बताएं, घर में खाने के लिए नहीं है, 5,000 ले लीजिए सर। 5,000 भी अगर मैं रखूं ना, तब कहेगा कि सर 3,000 ले लीजिए। होता है। तो सब लोग मुखर्जी नगर में क्यों खोलना चाहता है कि इसलिए खोलेंगे क्योंकि यहां पे हमें बढ़िया पैसा प्राप्त हो जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए उस समय नहीं होगा तो इंस्टॉलमेंट पे दे देगा, ये फैसिलिटी होती है। अंग्रेज भी वही अपनी परिस्थिति खोलेंगे ना जहां पे उनको लगेगा कि हमारी वस्तुएं बिक सकती है। बंगाल में क्या था कि अंग्रेज थे यहां पे, और चंद्रनगर में फ्रांसीसी आ गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा इनकी मजबूती नहीं थी। यानी कहने का मतलब कि इस मार्केट में जो विक्रेता था वो अकेले था और क्रेता बहुत ज्यादा थे। तो जब विक्रेता अकेले हो और क्रेता बहुत हो तो मोनोपोली विक्रेता का होगा कि नहीं होगा? जितना में चाहे उतना में बेच सकता है। दूसरी बात है, इसलिए यहां पे सिंपल एक शब्द होगा कि राइवल की कमी थी। यानी अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी यहां पे न के बराबर थे, और थे भी तो कोई विशेष महत्व वाले नहीं थे। ठीक, यानी अब्सेंस ऑफ राइवल आप कह सकते हैं, यानी प्रतिद्वंदियों की कमी या उनकी अनुपस्थिति। एक तो यह कारण हुआ बंगाल विजय के संदर्भ में, अब्सेंस ऑफ राइवल, लिखते जाइए, प्रतिद्वंदियों की अनुपस्थिति, बंगाल विजय का पहला कारण प्रतिद्वंदियों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ राइवल, प्रतिद्वंदियों की अनुपस्थिति। ठीक, दूसरा कारण, बंगाल, आपको याद होगा कि बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था। ठीक है, जिस बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब शामिल होता था, ये वही बंगाल है। ठीक है, बाद में अलग हो गया। तो यहां पे बंगाल, मुगल बंगाल की अगर मैं बात करूं, मुगल काल के बंगाल प्रांत का, तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी थे। अब देखोगे कि औरंगजेब का जब दक्षिण भारत में वो गवर्नर हुआ करता था, माने अपने पिता के समय में, यानी शाहजहां के समय में, तो दक्षिण भारत में उसका एक सहयोगी के रूप में था, आप याद होगा, मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान दक्षिण भारत में उसका सहयोगी था, और वो बढ़िया वित्त विशेषज्ञ था। इसलिए जब औरंगजेब शासक बना तो उसने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? बंगाल का दीवान बना दिया। और जब फर्रुखसियर आएगा तो उसे बंगाल का सूबेदार बना देगा। दीवान मतलब इस समय के आर्थिक मामले देखने वाले। मुर्शिद कुली खान इकोनॉमी की सूझबूझ ठीक थी उसके पास। वो आते ही बंगाल में व्यापार और कृषि में सुधार कर दिया, व्यापार में और कृषि में सुधार किया। और व्यापार कृषि में सुधार किया तो बंगाल देखते ही देखते एक धनी राज्य के रूप में सामने आ गया। ठीक, और मुगल काल में भी, उसके आने से पहले भी, बेसिकली औरंगजेब से पहले भी अगर आप देखोगे तो बंगाल में धनाढ्य की कमी नहीं थी, धन दौलत काफी बेहतर थे, खूब बढ़िया संपत्ति था। तो जहां पे धन दौलत होगा, जहां के लोगों की क्रय शक्ति बेहतर होगी, तो वहां पे अंग्रेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यानी एक लाइन में मैं कहूं तो बंगाल का धन दौलत इन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? वेल्थ ऑफ बंगाल। यानी बंगाल का दौलत, यह भी एक कारण बना अंग्रेजों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का। ठीक, बंगाल का दौलत काम कर रहा था। तीसरी बात,
अब यहाँ पे एक और मामला, यहाँ पे अंग्रेजों को, जो इनको अंग्रेजों का ध्यान इधर अट्रैक्ट किया, वो ये था कि यहाँ पे नवाबी व्यवस्था थी बंगाल में। और अभी मैं आप लोगों को बता चुका था कि नवाबी व्यवस्था किस तरह से चरमराया हुआ था। एक नवाब है, उसका भाई हो गया या उसका जो भी राइवल है, वो ये सोचता है कि ये कब मर जाए और हम नवाब बन जाए। और जहां पे इस तरह से फूट होगी, वहां पे अंग्रेजों को फायदा मिलेगा कि ना। तो बोला कि यार इसका जो पॉलिटिकल कंडीशन है ना, वो चरमरा चुका है, यानी बेकार हो चुका है। और जब इतना बेकार हो चुका है, तो अगर यहां हम चलते हैं और गलती से भी हमारा सपोर्टर कोई नवाब बन गया, तो आप समझ सकते हो ना, बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह था कि बंगाल का जो राजनीतिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। ठीक, तो लिख लीजिए यहां पे, बैड पॉलिटिकल कंडीशन, यानी बंगाल की बुरी स्थिति या खराब स्थिति, राजनीतिक स्थिति, बंगाल की खराब राजनीतिक स्थिति, बंगाल की खराब राजनीतिक स्थिति। इन्हें यह लगा कि हम यहाँ पे बड़ी आसानी से जा सकते हैं और यहाँ पे अपना फूट डालो शासन करो के आधार पर, या इन लोगों में आपस में लड़ाकर यहाँ के चीजों पे हम अपना कब्जा आसानी से जमा सकते हैं। क्लियर है। और चौथा आप लोग जो मैंने सबसे पहले बताया था वो आप लिख सकते हैं कि सी रूट ऑन सिचुएटेड ऑन द सी रूट, समुद्री रास्ते पर स्थित, सिचुएटेड ऑन द सी रूट, समुद्री रास्तों पर स्थित, रास्ते पर स्थित, समुद्री रास्ते पर स्थित। ठीक, तो एक तो ये सब कारण हुए कि इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल की विजय किया, ठीक बात। और एक दूसरा कारण आ रहा था जो कहां पे बैठा हुआ था, यूरोप में। तो पांचवा जो भारत नहीं है बल्कि इसका कारण यूरोप है। और यूरोप में आप लोगों को याद होगा यूरोपियन कारण, यूरोपियन कारण। और यूरोपियन कारण में जल्दी बताइए, आप लोगों को मैंने कहा था पिछले क्लास में ही मैंने आप लोगों से चर्चा किया था, जब मैं मॉडर्न इंडिया शुरू किया था तो एक स्ट्रक्चर बनाया था आप लोगों को। और मैंने क्या कहा था कि जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल याद है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 में। और 53 में पतन होने के बाद में लोगों के अंदर एक रैशनैलिटी आई थी, लॉजिकल बातें आई थी, और उन्हीं को हम एक शब्द दिए थे, रिनेसा, पुनर्जागरण। याद आ रहा है। और पुनर्जागरण आया था, रिनेसा आया था लोगों में, तो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ था। और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन में क्या था, जैसे डिस्कवरीज हुए थे, खूब खोज शुरू होने के हो गया था। और जब खूब खोज शुरू हुआ था तो उसके साथ में क्या हुआ था, मैकेनाइजेशन हुआ था, यानी मशीनों का खूब निर्माण हुआ था। और जैसे खूब ज्यादा मशीनीकरण होगा तो मशीनीकरण से क्या हुआ था, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। याद आ रहा है कुछ, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड हुआ था। और जैसे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था तो उसकी क्या आवश्यकता थी, दौलत चाहिए था। औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए, दौलत चाहिए। औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए, चीप लेबर। और उसके लिए और क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्ची सामग्री। तो इसकी आवश्यकता हुई थी। और ये चारों की चारों चीजें भारत में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रही थी। बस समझ रहे हो ना। तो औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1750 के दशक में। कब हुआ था, 1750। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ना, तो 1750 के दशक में शुरू हुआ था और यह कंप्लीट हुआ था 1813 में। औद्योगिकरण 1813 में। तो 1750 में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी। और जैसे ही शुरुआत हुई थी तो मशीनीकरण बढ़ा, औद्योगिकरण हुआ। और औद्योगिकरण हुआ तो नए नए क्षेत्रों की आवश्यकता अंग्रेजों को महसूस हुई। तो अब तक अंग्रेज यहां क्या थे, व्यापारी के रूप में थे। तो व्यापारी के रूप में सिर्फ सामान बेच सकते थे, लेकिन उनको सस्ता लेबर चाहिए। ये सारी चीजें उन पे कब्जा होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी था क्षेत्रों का विजय करना। यही कारण है कि 1750 में जैसे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, 7 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने यह महसूस कर लिया
कि अब हमें नए नए क्षेत्र चाहिए, और नए क्षेत्र तभी मिल सकते थे जब उन पे अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाए। परिणाम स्वरूप 1757 का प्लासी आएगा। ये इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था इसमें कि 1757 में ही प्लासी क्यों, प्लासी का युद्ध 1757 में ही क्यों हुआ। तो अब बात समझ में आई क्यों हुआ 1757 में, क्योंकि अब जरूरत हो चुका था क्षेत्रों की विजय करने के लिए। और क्षेत्रों का विजय कैसे होगा, अंग्रेज आएंगे भारतीय राजाओं के पास और कहेंगे भाई एक काम करो, बंगाल मुझे दे दो, दे देंगे भारतीय राज्य, नहीं ना। तो क्षेत्र लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना पड़ेगा तो पलासी होगा। और इसी कारण अभी मैं बताऊंगा, जब पलासी पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि पलासी के लिए इन लोगों ने मैंने बहाना बनाया, उपाय खुद खोजा अंग्रेजों ने, तब पलासी हुआ, है ना। नहीं बताया था कि झगड़ा करना बड़ा आसान होता है, अगर मैं आपसे झगड़ा करना चाहूं तो आप रोक नहीं सकते मुझे, नहीं, इस बात पर झगड़ा हो जाएगा कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो जबकि देख तो मैं भी रहा हूं आपको, लेकिन मैं कहता हूं ना तुमने पहले मुझे देखा, हो गया झगड़ा। या रास्ते में चल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे टच कर दिया जानबूझकर, और बोले अरे तुमने मुझे टच किया, ना ना मैंने ना टच किया, हो गया झगड़ा। झगड़ा खोजना बड़ा आसान है, नहीं, यही काम यहां पे पलासी में अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है। तो यूरोपियन कॉज में अब क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1750 के दशक में क्या शुरू हुआ, हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण, और औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो क्या इनकी आवश्यकता हुई, रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ, याद है वही शब्द लिख रहा हूं, है ना, अमाउंट ऑफ वेल्थ, रॉ मटेरियल, मार्केट, चीप लेबर। और ये सारी की सारी चीजें, इन सारी चीजों की आपूर्ति कहां पे हो रही थी, इंडिया, इंडिया में। और इसलिए इन लोगों ने किया 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर कोई भी पूछ ले प्लासी युद्ध के कारण बताए तो लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। ये सभी कारण हैं, बस एक कारण और जोड़ूंगा इसमें जो तत्कालिक कारण होगा, है ना। देखो किसी भी घटना के लिए दो प्रकार के कारण होते हैं, एक होता है परमानेंट जो लंबे समय से आ रहा होता है, और दूसरा होता है तत्कालिक कारण जो इमीडिएट कॉज जिसे कहते हैं, जो अभी अभी घटा होता है ना। तो एक और कारण इसमें हम लोग बाद में जोड़ेंगे, जब प्लासी हम पढ़ाएंगे ना तो उस समय बता देंगे कि तत्कालिक कारण क्या था। बाद बाकी ये सब फिक्स रहेंगे, ये फिक्स कारण है जो पहले से आ रहे थे। अंग्रेजों ने बंगाल की विजय इसलिए की, या प्लासी के कारण में भी आप लोग इसलिए, ये बंगाल आप लिख सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के लिए बंगाल इंपॉर्टेंट कारण के रूप में रहा। बंगाल क्यों, तो चूंकि धनी राज्य के रूप में था, क्योंकि समुद्री रास्ते पर स्थित था, क्योंकि यहाँ पे इसके राइवल की कमी थी, यानी प्रतिद्वंदी नहीं थे, लैक ऑफ इसके राइवल थे, ठीक, ये सारी बातें लिखकर। और दूसरा, चूंकि यूरोप में औद्योगिकरण हो चुका था, शुरुआत हो चुकी थी, और औद्योगिकरण के लिए जरूरत था एक बड़ा बाजार की, सस्ते श्रम की, रॉ मटेरियल की, है ना, चीप लेबर की, और ये सब मिल रहा था कहां, भारत। इसलिए भारत के क्षेत्रों का विजय करना इनके लिए आवश्यक था। परिणाम स्वरूप 1757 में बैटल ऑफ प्लासी सामने। क्लियर, दिमाग में घुस रहा है या नहीं? चलो, अब यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाइए जिसे मैं बना रहा हूं।
ये कौन है? मुगल साम्राज्य। और इस समय मुगल साम्राज्य का एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। हम सुने हो ना, मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के समय में इसके बहुत सारे इलाके इसके हाथ से निकलते चले गए, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला एकदम माने ऐसे भी जानते हैं कि औरंगजेब के बाद में सब निकम्मे मुगल हुए, इसलिए हम लोग हाँ, वो दूसरा है, वो तुगलक अलग है ना, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, है ना। और ये है मोहम्मद शाह रंगीला, ये मुगल बादशाह है, वो दिल्ली सल्तनत का है। ठीक है, तो अब यहां पे सुनो, तो मोहम्मद शाह बेसिकली ये रंगीन मिजाजों का था, और दिन भर मतलब आप समझ ही रहे हो लग्जरियस लाइफ में व्यस्त रहता था। सल्तनत कैसे चल रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसी सब कारण तो यहाँ पे पूरा मुगलिया हुकूमत, इतना बड़ा साम्राज्य एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जब तक नेता या जब तक लीडर या शासक सब पे लागू होता है, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू रहेगा, ना उसके संगठन पे कोई फर्क पड़ेगा और ना उसके देश पे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक, जैसे वो लापरवाह होगा, बस मैंने लग्जरियस लाइफ जीने वाला हो जाएगा, उसको किसी चीज से मतलब नहीं होगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। आज कांग्रेस की पतन का सबसे बड़ा कारण है उसका नेतृत्व सही नहीं है। मानते हो कि नहीं इस बात को? नहीं, देखो एक बात तुम लोग देखो, पता ना आप लोग सोचते हो कि नहीं, भले किसी पार्टी से हो उससे मतलब नहीं है, हम लोग को एकदम निष्पक्ष रहना होता है। यूपी चुनाव खत्म हुआ, काउंटिंग हो रहा था, अगले ही रोज नरेंद्र मोदी गुजरात के सभा को संबोधित कर रहे थे। अब बताओ, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री, जिस पार्टी का नेता 24 घंटा चुनाव मोड में रहेगा, वो कभी चुनाव हार सकता है क्या? बताओ। और यहां दूसरे पार्टी का क्या है कि एक चुनाव में हारे चाहे जीते, तुरंत मतलब रेस्ट करने विदेश चले जाते हैं। होगा? नहीं ना होगा। अब ऐसे भी देखना कि वो आर्मी ज्यादा सफल हो जाती है, वो ट्रूप जिसका कमांडर अपने सैनिकों के साथ युद्ध करता है। और पता चला कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग 20 लोग हैं, नहीं, और जैसे हम ही लोग हैं, आप लोग पर, मैं आप लोग को आगे कर दूं और मैं पीछे चुपचाप बैठा रहूंगा, पढ़ो, कितना पढ़ोगे तुम? लेकिन अगर मैं आपका नेता हूं, नेतृत्व कर रहा हूं, और मैं आपसे ज्यादा एक्टिव अगर रहूं, तो आप ना चाहते हुए भी मेहनत करने लगोगे। होता है कि नहीं ये बात? यहां भी वही सारी बातें हुई। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सारा एकदम धराशायी होने लगा, और इसी का एक सूबेदार था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान, और इसी मुर्शिद कुली खान ने एक अलग प्रांत का स्थापना कर दिया जिसका नाम दिया गया बंगाल। ठीक, तो इसी के समय में एक सेमी इंडिपेंडेंट कहा जाता है, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसका नाम था बंगाल, यानी अर्ध स्वतंत्र राज्य कहिएगा, अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम था बंगाल। और इस बंगाल राज्य का संस्थापक आप लोगों से पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, पहला नवाब होगा ये मुर्शिद कुली खान। हेडिंग डालिए बंगाल का। ये तो मैं, आप लोग सिर्फ यहां से भी लिख सकते हैं, ये तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया कि कैसे हुआ, कभी ये आ जाए कि बंगाल किसके, वो मुगल शासक कौन था जिसके समय में बंगाल अलग हो गया, तो आपका जवाब क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बंगाल अलग हो गया, और इसका संस्थापक था मुर्शिद कुली खान, नाम इसका मुर्शिद कुली खान। और अब इसके बारे में एक एक लाइन लिखते चलिए। जब ये शासक बना, बंगाल का नवाब बना, तो इसने क्या क्या किया? सबसे पहले इसका तो यही लिखिए, ये बंगाल आने के पीछे कैसे कैसे आया, तो लिखिए था औरंगजेब
appointed Aurangzeb appointed Murshid Quli Khan. Aurangzeb appointed Murshid Quli Khan on the post of Diwan of Bengal. On the post of Diwan of Bengal. On the post of Diwan of Bengal. हिंदी में लिखिएगा कि औरंगजेब मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति बंगाल के दीवान के रूप में किया। बंगाल के दीवान के रूप में किया। एंड फारूक सियर मेड हिम सूबेदार ऑफ बंगाल। और फारूक सियर इसे बंगाल का सूबेदार बनाया। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछेगा मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान किसने बनाया, तो औरंगजेब, लेकिन सूबेदार किसने बनाया, तो फारूक सियर। और ये आजाद किसके समय में हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। क्लियर है ना? ठीक। दूसरी बात यहां पे लिखिए, क्या किया इसने, अब तक जो बंगाल की राजधानी थी वो ढाका हुआ करती थी। ठीक, इसने ढाका से ट्रांसफर करके उसको क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। नाम याद रखना कितना आसान, इसका नाम है मुर्शिद कुली खान, और अपने ही नाम पर इसने एक नया शहर बनाया जिसका नाम दिया मुर्शिदाबाद, और राजधानी को ढाका से ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद किया। अगला पॉइंट लिखिए, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ढाका टू मुर्शिदाबाद। अच्छा, ये कुली ऐसे भी लिखते हैं इसलिए कंफ्यूज मत होना। ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ढाका टू मुर्शिदाबाद। ढाका टू मुर्शिदाबाद। इसने राजधानी ढाका से हस्तांतरित कर मुर्शिदाबाद किया। ठीक, अब ऐसा नहीं था कि जब ये नवाब बना, माने सूबेदार बन गया, बंगाल का मालिक बन गया। ठीक, अच्छा, इसको सेमी इंडिपेंडेंट क्यों कहा बंगाल को, इसका मतलब कि अभी मुगलों से अनुमति इसको प्राप्त हो रहा था। देखो, दो प्रकार से, एक तो मुगलों से एकदम पूरा रिश्ता खत्म और एकदम स्थापित किया तो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्य। ठीक, और एक होगा कि हम स्थापित कर रहे हैं लेकिन फिर बाद में मुगल बादशाह ने हमें मान्यता दे दिया। जैसे इंटरेस्टिंग बात, मोहम्मद शाह के समय में जब इसने बंगाल को स्वतंत्र कराया तो मोहम्मद शाह ने कुछ लोगों को भेजा इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने जो आए थे इसे पराजित करने, उन्हीं को पराजित करके वापस भेज दिया। ठीक, नतीजा मोहम्मद शाह को लगा कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है तो उसने इसको मान्यता दे दी। हाँ, बदले में मुर्शिद कुली खान ने कुछ पैसा भी मुगल बादशाह को भेंट किया नजराने के रूप में, और उसने कहा कि ठीक है, चलो ठीक है, बंगाल के में तुम शासन करो, जब कभी हमें जरूरत पड़ी तो लेकिन सैनिकों के साथ हमें सहायता करोगे। तो अब इस तरह से जब अलग हुआ तो इसको क्या कहेंगे, अर्ध स्वतंत्र। ना, स्वतंत्र है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मुगलिया हुकूमत से मान्यता मिल रहा था इसे, इसी कारण इसको अर्ध स्वतंत्र राज्य कहा गया बंगाल को। अब देखो, ढाका से मुर्शिदाबाद एक तो इसने राजधानी की। जब ये बना यहां पे तो ऐसा नहीं कि इसके शत्रु नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, इसलिए इसके समय में विद्रोह भी खूब हुए। ठीक है, खूब लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह भी किया, लेकिन उन तमाम विद्रोहों को इसने दमन किया और दमन करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। ठीक बात, वो लिखने की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट यहां पे, इसने कृषि में सुधार किया। अभी हमने बताया था कृषि और व्यापार में सुधार किया। कृषि में इसने इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया। ये क्वेश्चन आ चुका है, इजारेदारी व्यवस्था लिखिएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड इजारेदारी सिस्टम
इजारेदारी सिस्टम ये क्या होता है मालूम है? इसने इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया, इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया। ठेके पे कृषि आज भी आप लोग जानते हो दिया जाता है ना, हरियाणा वगैरह में खूब होता है कि जमीन मान लो मेरे पास है, मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, तो गांव के कोई किसान है या बगल वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनके हम 1 साल के लिए ठेका पे दे देते हैं कि आप जो मन करे वो फसल उपजाइए, लेकिन हमें इतना पैसा चाहिए। मान लीजिए कि एनुअल हमने 50,000 फिक्स कर दिया कि आपको 1 साल के लिए मैं अपना खेत दे रहा हूं, जमीन दे रहा हूं, मुझे चाहिए 50,000 रुपया, आप अपना कुछ भी करो। अब वो फसल उपजाए, कपास की फसल उपजाए, कुछ भी करे, चाहे वो 5 लाख कमाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 50,000 रुपया चाहिए। तो ठेके वाला हो गया ना, बस समझ में। कई बार हम लोग, एक तो ये हो गया जमीन देना, कई बार ठेके पे कृषि करवाना भी होता है, ठीक। तो अब यहां पे क्या हुआ, अब इससे फायदा ये हुआ ना कि ठेके पे कृषि के संदर्भ में इसमें और विकास होगा, क्योंकि इसमें पैसा आ गया ना, और पैसा आ गया तो एक जरा बात बताओ कि अगर मैंने कोई जमीन लिया है, 1 लाख रुपया में लिया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि नहीं कि 2 लाख कमाऊं। तो 2 लाख कमाने के लिए मुझे खेती में मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं, और मेहनत करेंगे तो जरा बताओ कृषि का विकास होगा कि नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे जमीन फ्री में दे दे और कहे कि ले जाइए जोतिए खाइए पीजिए, तो मुझे कुछ देना तो नहीं हुआ ना। मन करेगा तो खेती करेगा, मन करेगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा नहीं। इसलिए जैसे आप लोग को भी कई बार हम लोग देखते हैं, अक्सर देखे हैं कि जो बच्चा को हम लोग फ्री कर देते हैं वो नहीं पढ़ता है ठीक से, 2 रोज 4 रोज तो दिखेगा, उसके बाद में जानते हो क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि 1 पैसा तो लगा नहीं। और जो फुल पेमेंट देकर आता है ना बच्चा, 1-1 पैसा सधाता है। यहां इस बैच में अगर कुछ छूट गया, दूसरे बैच में करेगा, तीसरे बैच में करेगा, पूरा कंप्लीट। क्यों? चूंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैंने पैसा दिया हूं, इसलिए मुझे ज्यादा काम करना है। नहीं तो इजारेदारी व्यवस्था लाने से बंगाल की कृषि व्यवस्था बेहतर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो कृषि व्यवस्था बेहतर होगी तो और बेहतर होगा कि नहीं बंगाल। क्लियर है? मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के बाद में एक नया नवाब बना इसी के बाद, जिसका नाम था सरफराज। लिखते जाइए, सरफराज। नहीं रुक जाइए, रुक जाओ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। सुजाउद्दीन लिखो, सुजाउद्दीन, सरफराज नहीं, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के लिए एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक अलीवर्दी खान, नाम सुने हो आप लोग? अलीवर्दी खान वो बंगाल का माने ताकतवर नवाबों में से एक होगा। जैसे मुर्शिद कुली खान था उसी तरह से वो भी ताकतवर होगा। सुजाउद्दीन ने, क्योंकि बंगाल के अधीन, हमने बता दिया कि बंगाल के अधीन था बिहार और उड़ीसा दोनों, तो इसलिए क्या होता था कि बंगाल में नवाब होता था तो बिहार में एक डिप्टी नवाब कर दिया जाता था, नहीं मतलब संभालने वाला वहां। तो इसलिए जैसे ये सुजाउद्दीन यहां पे नवाब बना तो इसने अलीवर्दी खान को बिहार का डिप्टी सूबेदार बना दिया, यानी उप सूबेदार बना दिया, ठीक। और वही बाद में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। तो लिखिए एक लाइन यहां पे सुजाउद्दीन में कि he made अलीवर्दी खान, he made अलीवर्दी खान नायब सूबेदार ऑफ बिहार, नायब सूबेदार ऑफ बिहार। इसने अलीवर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया, उप सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद में आएगा सरफराज खान। सरफराज खान 1739 टू 1741 साल। सरफराज खान
अब सरफराज खान कहां पे है? बंगाल का नवाब है। और बिहार में उप नवाब कौन था? सूबेदार अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान और सरफराज में बनी नहीं, तो अलीवर्दी खान ने एक रोज मौका देखा और एक युद्ध इनसे कर लिया, और उस युद्ध में सरफराज की हत्या कर दी और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ठीक, तो यहां पे लिखिएगा 1740 में एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ गिरिया। 1740 में एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ गिरिया। और इसी बैटल ऑफ गिरिया में इसने, बैटल ऑफ गिरिया में एक तरफ अलीवर्दी खान और दूसरी तरफ सरफराज। सरफराज पराजित ही नहीं, मारा गया और अलीवर्दी खान की विजय हो गई, अलीवर्दी खान की विजय हो गई। ठीक है, अलीवर्दी खान की विजय हो गई। अब अलीवर्दी खान की विजय हुई तो यही नवाब हुआ ना, तो अगला नवाब अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान 1740 से 1756। सत्रह सौ चालीस से 1756। ये अंग्रेजों को अगर किसी ने सबसे बेहतर नेचर समझा तो बंगाल का यही नवाब है। ये जानते हो क्या कहता था अंग्रेजों को? हनी बी से इसकी तुलना किया है अंग्रेजों का, मधुमक्खी। जानते हो मधुमक्खी देखे हो आप लोग, जो शहद देती है। ठीक, कभी मधुमक्खी के ऊपर अपनों ने पत्थर वगैरह मारा है उसके छत्ते पे? बचपन में नहीं किया हो? फिर क्या हुआ था? तो अलीवर्दी खान कहता है कि अंग्रेजों के बारे में कहता है कि ये जो ब्रिटिश है, अंग्रेज हैं, वो बिल्कुल उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। ठीक, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अगर उन्हें कुछ ना करो तो वो शहद देंगे, और अगर कुछ कर दिया, अगर उन्हें छेड़ दिया तो फिर वो काट काट कर मार डालेंगे। तो ये कई बार ऐसे बन जाता है कि हॉनी भी किसने कहा था, या मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किस नवाब ने की थी? अलीवर्दी खान। और इसने नेचर समझा था। हालांकि जब तक ये रहेगा ना तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसने अंग्रेजों को बेहतर तरीके से कंट्रोल करके रखा। लेकिन अलीवर्दी खान के बाद में जो स्थिति होगी वो कमजोर नवाबों की होगी, और कमजोर नवाब होंगे तो अंग्रेज वहां पे सफल हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अलीवर्दी खान के समय में एक सिर्फ संधि है, इसको लिख लीजिए, मराठों के साथ 1751 में संगोला ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ संगोला। क्योंकि इस समय तक मराठे भी कम थोड़े न थे, मराठे एकदम लूटपाट वाला अपना काम शुरू कर लिए थे। ये क्या करते थे मराठे कि बगल वाले प्रांतों पे हमला करते थे और वहां जाके धन दौलत प्राप्त करने का ये प्रयास करते थे। तो ये मराठे बार बार बंगाल पे भी हमला करते थे और बंगाल पे हमला करके लूटपाट मचा लेते थे। नहीं, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाया और कहा कि यार ये लूटपाट हमेशा ज्यादा नुकसान हो जा रहा है, क्यों ना इनसे संधि कर ले। तो संधि कर लेंगे तो कम से कम लूटपाट से तो बचेंगे, और थोड़ा बहुत जो चाहिए दे देते हैं, उसमें क्या है। तो इसलिए इसने मराठों के साथ 1751 में संगोला की संधि की, और इस संधि में इसने कहा कि ऐसा करते हैं कि दो बातें, नंबर एक तो उड़ीसा का हम इलाका दे देते हैं, वहां से आप राजस्व वसूल लीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक, तो एक तो उड़ीसा इन लोगों ने दिया, और दूसरा 12 लाख पर ईयर राजस्व इनको दिया, लैंड रेवेन्यू के रूप में, है ना, रेवेन्यू दिया। तो उड़ीसा और 12 लाख किसको दे दिया? मराठों को। ये किससे प्राप्त हुआ? मराठा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इन दिस ट्रीटी द नवाब ऑफ बंगाल गेव द टेरिटोरी ऑफ उड़ीसा एंड 12 लाख पर एनम या पर ईयर रेवेन्यू टू मराठा
पर ईयर रेवेन्यू टू मराठा। इस संधि के अनुसार या इस संधि के तहत मराठों को उड़ीसा और 12 लाख प्रति ईयर राजस्व दिया। 12 लाख प्रति साल प्रति वर्ष राजस्व दिया। अलीवर्दी खान के बाद में अगला नवाब जहां से समस्या की शुरुआत हो जाएगी और होगा जिसका नाम सिराजो दौला। नवाब सिराजो दौला 1756 से 1757, एक साल के लिए। और अब यहीं पे हो जाएगा काम खराब। ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड नवाब था, अभी मैच्योरिटी अब बहुत नहीं आई थी। और शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति आप जानते हो ना, बहुत जल्दी अपने ही नुकसान करता है। नहीं तो इसका खटपट हो गया किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों के साथ में जब इसका खटपट हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि उसके बाद में युद्ध होगा। और उसी युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला एक तो यहां पे ये लिखिए कि इसका रियल नाम, ओरिजिनल नाम मिर्जा मोहम्मद था। मिर्जा मोहम्मद इसका ओरिजिनल नाम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, इन दोनों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? अगर आप लोगों से कभी यह पूछ ले कि दोनों के बीच में युद्ध अगर जैसे हुआ, अंग्रेज और नवाब के बीच में जो संघर्ष हुए थे उनके पीछे कुछ कारण रहे होंगे तभी ऐसा हुआ, तो लिखिएगा इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड कंपनी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड कंपनी, नवाब और कंपनी के बीच विवाद। नवाब एंड कंपनी के बीच विवाद। नंबर वन लिखिए, मिसयूज ऑफ दस्तक। मिसयूज ऑफ दस्तक, मिसयूज ऑफ दस्तक यानी दस्तक का दुरुपयोग। मिसयूज ऑफ दस्तक यानी दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक समझ रहे हो? नहीं, अभी समझाऊंगा इसको। दस्तक का दुरुपयोग। दूसरा फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी। किलाबंदी, किलाबंदी। और तीसरा लिखिएगा प्रोवाइडिंग असाइलम providing asylum to fugitive। मतलब भगोरों को संरक्षण देना या शरण देना। भगोरों को शरण देना। भगोरे समझते हैं? जो मैंने नवाब के साथ गद्दारी किया, जैसे घपला वगैरह कर लिया, और जब नवाब उस पर एक्शन लेने के हुआ तो वहां से भागकर कंपनी के पास चले गए, और कंपनी ने क्या किया? उसे अपने यहां राजनीतिक शरण दे दिया। अब शरण देने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब कंपनी चाह रहा है कि ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। तो ये तीन बेसिकली कारण थे नवाब और कंपनी के बीच। एक तो मिसयूज ऑफ दस्तक है, दस्तक का दुरुपयोग के कारण इन लोगों में संबंध खराब हुए। दूसरा फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी को लेकर फोर्ट विलियम की किलाबंदी, नवाब कहा कि कोई किलाबंदी नहीं होगी, इसलिए ये दोनों में ठन गया। और तीसरा, जो यहां से भगोरे थे, जो नवाब की यहाँ जैसे कृष्ण बल्लभ था, जिसने बहुत सारा भ्रष्टाचार फैलाया था, पैसा उसका गबन कर लिया था, जब नवाब उस पर एक्शन लिया तो कृष्ण बल्लभ यहां से भागकर अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों ने उसको संरक्षण दे दिया। तो इसलिए नवाब क्या कहेगा कि हमारे जितने भगोरे गए हैं उनको दो, फोर्टिफिकेशन रोको, और मिसयूज ऑफ दस्तक, जो दस्तक का दुरुपयोग है उसको भी बंद करो। अंग्रेज कहेंगे कि ना तो ये बंद करूंगा, ना ये रोकूंगा, और ना इसको दूंगा। तो नवाब कहेगा कि तब लगता है कि दो दो हाथ करने की
जरूरत है। नतीजा यहाँ पे कंपनी और इनमें युद्ध होगा। युद्ध होगा तो हालांकि पहली सफलता प्राप्त हुई थी नवाब को, लेकिन दूसरी बार में जब क्लाइव यहाँ पे आता है तो बैटल ऑफ प्लासी करेगा, जिसमें नवाब पराजित ही नहीं बल्कि मारा जाएगा और बंगाल पर एक तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगली क्लास में।